Welcome back to SK1X and we're back again with JEE Main 2024 27 जनवरी क्वेश्चन पेपर एंड आज हम लोग उसी का शिफ्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। जो शिफ्ट फर्स्ट था हम लोगों ने कल के वीडियो में एक सिंगल वीडियो में समराइज कर लिया था, आज शिफ्ट सेकंड की बारी है। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन विथ इट। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड बी नेट एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, लेट मी ट्राई ड्राइंग दिस फिगर। एक इस काइंड का हमें फिगर गिवन है वेयर इट हैज बीन शोन दैट द डिस्टेंसेस फ्रॉम हियर दिस द सेंटर, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी हो गई 2 पाई मीटर्स एंड वैसे ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है 4 पाई मीटर्स एंड यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। द करंट हैज मैग्नीट्यूड 4 एम्पियर्स एंड हमें इस मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें बायो-सावर्ट लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज गिवन बाय एन एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई। ऑफ कोर्स इनफैक्ट आई को इंटीग्रल के आई को यहाँ पे लिख सकते हैं विथ वेक्टर dl क्रॉस r कैप ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेट किया है सो यू कैन इंटीग्रेट ओवर हियर over whatever surface and वहां पे उस surface पे you can calculate the electric field. Now the thing is कि ये जो electric field magnetic field की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। So ये magnetic field की अगर मैंने magnitude consider किया so it all goes magnitude wise here, क्योंकि डायरेक्शन राइट हैंड हम रूल से पता चल रहा है कि दोनों surfaces के थ्रू या फिर दोनों इन कर्व्स के थ्रू जो करंट पास कर रही है उनका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड्स टू दिस बोर्ड यू सी राइट हियर। तो ये तो एट ऑल पॉइंट्स अगर आप इनकी एलिमेंटल लेंथ देखते हो इज बेसिकली 1 ऑफ कोर्स एंड दे आर एट ऑल टाइम्स फेसिंग परपेंडिकुलर टू r cap at which point you are considering, so of course this is just equal to dl and here you have mu naught I over 4 pi, r भी कांस्टेंट है, स्क्वायर दिस इज द इंटीग्रल ऑफ dl over whatever surface, दो इंडिपेंडेंट सर्फेसेस दो डिफरेंट सर्फेसेस with their respective radiuses, मैं r ही ले रहा हूँ so it will happen mu naught I over 4 pi r square and since they are only half of well these complete circular curves तो इनका जो basically length होगा that will be half of circumference, so pi से pi cancel हो गया, इससे ये cancel हो गया, it's mu naught I over 4r। मतलब जो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है well this is mu naught I over 4r1 एंड वैसे ही जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड है इट इज mu naught I over 4r2। द सेम करंट फ्लोज इन बोथ ऑफ देम। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी b1 plus b2 यू कैन राइट इट एज mu naught I over 4 1 over r1 plus 1 over r2 एंड ये जो डिस्टेंसेस हमें गिवन है 4 पाई एंड 2 पाई मीटर्स यू राइट दम, मैंने पाई बाहर ले लिया क्योंकि इसे मैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई लिख सकता हूं एंड टाइम्स में आई 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। इस आई को अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 4 से, द 4 एम्पियर म्यू नॉट ओवर 4 पाई को मैं 10 पावर -7 लिखता हूं। अब यहां से बेसिकली देखा जाए दिस इज 3 ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी 3 into 10 पे पावर -7 टेस्ला। That is our answer to this question, the net magnetic field at this whatever point। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा 3 into 10 power -7 टेस्ला is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एंगुलर वेलोसिटी assertion, angular velocity of moon revolving around earth is more than angular velocity of earth revolving around sun। Reason, time taken by moon to revolve around earth is less than time taken by earth to revolve around sun। This is a completely well assertion is also correct, reason is also correct and reason is correct explanation of assertion। For the reason angular velocity की बात आती है तो well it mostly depends on time period only, well angular velocity of constant, क्योंकि सन जितना सन के अराउंड अर्थ मोशन कर रहा है तो जितने एंगल्स ये कवर कर रहे हैं, जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन वन रिवॉल्यूशन well that's 2 pi radian, उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मून कवर कर रहा है व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ 2 pi radians एंड मून कम टाइम लगाते हैं इन डूइंग द वेरी सेम थिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि अर्थ को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो यू कैन क्लियरली सी कि मून का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है एंड इट इज ड्यू टू देयर टाइम डिफरेंसेस एंड सो here the correct thing to write is well
both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion. Now here we can write next question. Third problem, if the work function of a metal is 6.63 electron volt, then find the threshold frequency of metal. एंड दिस प्रॉब्लम बेसिकली सेज कि वर्क फंक्शन की बात चल रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप हमेशा लिख सकते हो as h times f नॉट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज वर्क फंक्शन, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बैरली एमिट होते हैं उस मेटल सरफेस से, एंड विल दैट इज विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी और अस्यूमिंग सो h टाइम्स f नॉट जो कि नॉर्मली 5 प्लस देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. अब सिर्फ 5 द वर्क फंक्शन जो कि एनर्जी नीडेड है फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट के इक्वल होगा. सो यू आर राइटिंग दैट f नॉट शुड विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ओवर प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 electron volts, so into 10 power minus 19 here with 1.6 of course over 6.63 into 10 power minus 34. Cancel them out. 1.6 into 10 power 15 hertz, and that is the threshold frequency for the needed radiation for this particular, let's say, photoelectrons coming out of this particular metal surface that we have right here. तो यहाँ पे 1.6 into 10 power 15 hertz जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, statement 1 positive 0 error is added in measured value. Statement 2 defect may occur during manufacturing measuring instruments. अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा फॉल्स है? बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज, पॉजिटिव 0 एरर इज एडेड इन मेजर्ड वैल्यू, नो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट की डिफेक्ट ऑकर हो सकते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, दैट इज ऑफ कोर्स राइट, दैट यू कैन सी राइट हियर बेसिक नॉलेज. सो हियर द सेकंड ऑप्शन is actually right, that statement 1 is false, statement 2 is true. Next problem, if p minus a over v square, अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, the van der Waals equation by the way, where pv r and t are pressure, volume, universal gas constant and temperature, then a over b square has same dimensional formula as that of. So this equation is that p minus a over v square times v minus b equals nRT, then a over b square has same dimensional formula as that of. यहाँ पे by principle of homogeneity the dimensions of pressure are same as dimensions of, well, a over dimensions of v squared. So you say that the dimensional formula of a is that of p times that of v squared. Similarly, by homogeneity, the dimensional formula of v equals that of b. इसका मतलब स्क्वायर कर दो दोनों साइड and you divide these two equations and you find that the dimensional formula of a over b square is well equal to p only, क्योंकि v square से v square cancel हो गया. So our option number 4th is right here, the correct option p. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेक R इक्वल्स 25/3 जूल पर मोल केल्विन. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस की टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो व्हेन इट आस्क्स यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स, यू राइट 3/2 nRT और कैपिटल इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो 3/2 कैपिटल इन kT. यहाँ पे मोल वाइज पूछा गया, यू यूज द गैस कांस्टेंट, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, सो n बेसिकली इक्वल्स 1. नाउ दैट इज व्हाट यू डू नॉर्मली, लेकिन सिंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए यू डोंट राइट 3/2, इंस्टेड 5/2. 5/2 क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी. सो हियर यू राइट 5/2 times R, which is 25/3 times T. 27 degrees Celsius, that's about 300 kelvins. So depending on the degrees of freedom, you write the factor here. Normally एक hydrogen molecule होता, it would have 3 degrees of freedom. So you write a 3 instead here. This cancels out in 100 time, cancels out in a 50 time. 5 times 50, well that's 25. Well that's 250 times 25. So 6250.
that amount of joules. That is the answer to this problem. 6250 joules, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम 7th. काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड only on surface area, only on material, both material and surface, none of these. Well, you know of course by your knowledge कि kinetic friction, static friction सिर्फ आपके मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि किस मटेरियल से ये पर्टिकुलर चीज बनी है. सो दिस इज ओनली ऑन मटेरियल, ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम. A particle loses 1/3 of its velocity when it strikes a block and covers a distance of 4 cm inside the fixed block. Then find d if d is the distance covered by the particle inside block before it stops. तो एक पार्टिकल है 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी लूज कर रहा है, मतलब 2/3 अगेन पोजेस भी कर रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग विल 4 सेंटीमीटर इनसाइड अ वुडन ब्लॉक एंड वी आर गोइंग टू अस्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन. So you say that the final velocity is squared, so 2 और 3v that is 4v square over 9 इनके स्क्वायर करने पे should be equal to v square minus 2 times acceleration times this distance 4 centimeter. Let's call it x for instance. So you write that 2ax is well equal to v square minus 4v square over 9 and this is 9v square minus 4v square 5v square over 9. And you write that well acceleration here should be equal to 5v square over 18 times over this 18 times में हमारा x हो गया, right? This is the acceleration. x को बाद में हम लोग as 4 centimeter replace कर देंगे. Now it says that the total distance covered and that is including this 4 centimeter, this x involved, is d amount of well whatever meter or centimeter in going through this wooden block. So you write that 0 the final velocity is equal to the initial velocity v square minus 2 times the same constant acceleration times d, and then you write that capital D equals well v square by 2a and this should well equal v square by 2 times a कितना होगा, well this is equal to 2 times 5 v square. यहाँ पे ये हो गया 18 टाइम्स में x. अब x क्या है, वेल दिस इज 4 सेंटीमीटर्स. ओके, अब सिंस ये 4 सेंटीमीटर है सो इट इज 4 सेंटीमीटर. आई शुड राइट इट एक्सप्लिसिटली हियर. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल करते हैं. दिस इज 2, ये 36 हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, 36 ओवर 5 सेंटीमीटर्स. ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 ओवर 5 सेंटीमीटर्स. तो ये जो हमारा लेट्स से सेकंड ऑप्शन होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो आई थिंक द बोर्ड इज प्रीटी मच फिल्ड हियर. वी हैव अ लिटिल ऑलराइट एंड हियर नाउ वी आर बैक वंस अगेन. अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th एंड ये जो 9th प्रॉब्लम है, दिस इज इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट वेयर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L इक्वल्स 100 over pi millihenry, capacitance C equals 10 power minus 3 over pi farad and resistance R equals 10 omega. Find power factor for given circuit approximately. यहाँ पे हमें सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस गिवन है. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 1 over the square root of well इंडक्टेंस टाइम्स कैपेसिटेंस व्हिच इज 1 over. अब यहाँ पे L टाइम्स C अगर देखा जाए, L इज गिवन 100 over pi, C is given 10 power minus 3 over pi. So it is clearly seen this is going to be pi न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओवर में डिनोमिनेटर में well it's the square root of 100 times 10 to the power minus 3 which is well 1 over 1000. So this is going to be the square root of 10 power this is going to be the square root of 0.1, that is 10 power minus 1 का square root. Now this is 0.01 मतलब ये 10 पे पावर minus 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो इट इज 100 पाई जो कि हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. नाउ द इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो होगी दिस विल बी 1 ओवर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स कैपेसिटेंस. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 ओवर 100 पाई टाइम्स कैपेसिटेंस जो हमारी है 10 पावर माइनस 3 ओवर पाई. सो इट इज गोइंग टू बी वेल 1 ओवर में 100 यहाँ पे पाई हम लोग लिख देते हैं, टाइम्स में हो गया 10 पावर minus 3 ओवर में पाई है. सो दिस पाई कैंसिल्स आउट दिस पाई एंड दिस इज गोइंग टू बी 10 ओमेगा. वैसे ही इंडक्टिव
इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स द इंडक्टेंस विच इज 100 पाई टाइम्स में अगर देखा जाए इट इज 100 ओवर पाई. सो दिस इज गोइंग टू बी वेल पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है एंड इट इज 100 टाइम्स में 100 विच इज कमिंग आउट टू बी 10 power 4 omega. Now this thing, well, you can say that XL minus XC. Wait a minute. Instead we can will very clearly look over here कि यहाँ पे हमें एक बहुत ही bizarre result मिल रहा है 10 power 4 omega. So if we have it maybe messed up somewhere in our calculations right here, omega हम लोगों ने 1 over square root of LC which pi over 10 power minus 2 100 pi निकाला है. XC we have calculated to be 1 over omega C which is something like this. Then XL जो कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, it is only 100 over pi times में हमारा 100 pi ही आना चाहिए. So I think we might have messed up somewhere in the calculations. I don't know, but I think कि in इस particular चीज को very well cancel out होना चाहिए well some places. So never mind, we'll just continue according to that, according to whatever we have been doing. XL minus XC अगर देखा जाए so we can clearly see कि जो impedance होती है this is defined as the square root of R square plus XL minus XC you know का square, right? अब यहाँ पे इस चीज को देखा जाए so if it this R जो कि हमारे defined है this R has been given to us as 10 omega. So we can clearly see that the impedance is going to be the square root of well 10 का square 100 plus में यहाँ पे जो हमें XL बताया गया है which is 10 power 4 which is enormous, seems like this is well 10,000 omega minus में 10 which doesn't seem to be making much difference. मतलब one thing that you can get from here is that according to our calculations well जो capacitance होगी उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा. सो इट वेरी मच सीम्स लाइक एन LR सर्किट ओनली. सो आई थिंक वी हैव समहाउ मिस्ड अप इन द कैलकुलेशन समवेयर. लेट मी जस्ट रीचेक. 1 over omega C है, दिस इज 1 over omega we have calculated to be 100 pi. the capacitance is 10 power minus 3 over में pi ऊपर चले गया, pi is cancelled with pi and this is 10 पे power minus 3 multiplied by 100 is well you know 0.1. 1 over 0.1 is 10 omega. वैसे यहाँ पे XL is omega L which is again omega is 100 pi. we can see from here this is 100 over. अब यहाँ पे जो इंडक्टेंस है हमारा well this is 100 over pi. this cancels out and that is just what we are getting. so we are going to ignore that kind of thing. हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. प्लस में 10 पे पावर 8 हो जाएगा. अगेन बिजार इन साइज बट व्हाट कुड वी डू. तो यहां से जो हमारा कॉस ऑफ फाई निकलता है दैट इज R ओवर में Z. वेल दिस इज इक्वल टू 10 ओवर में ये जो इम्पिडेंस है नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट. यू कैन जस्ट इग्नोर दिस टर्म कंसिडरिंग हाउ इनॉर्मस इन साइज दिस टर्म इज एंड दिस इज बेसिकली 10 पे पावर 8 का जो हमारा रूट होगा दैट विल बी 10 पे पावर 4. सो 10 पावर 4 and this is like a really small number. मतलब cos of phi is equal to well 10 पे power minus 3. मतलब phi is equal to the cos inverse of 10 power minus 3 and that is what we have got for the value of well sorry phi तो हमें calculate नहीं करना तो we have to originally calculate cos of phi which is well what it had asked it for us to solve power factor and there is actually no such option as in the options. तो यहाँ पे देखा जाए that is one problem we might have made in the let's say calculations right here. never mind, we'll proceed further. लेकिन जहां तक हम लोग अपनी conceptual understanding को देखते हैं I see that as far is correct there might be some problem in the numerical evaluation. next problem देखते हैं that there is a prism of apex there in a prism of apex angle of A its refractive index is equal to cot of A by 2 then find minimum angle of deviation. well यहाँ पे जो refractive index को हम लोग relate करते हैं with the apex angle and minimum angle of deviation it is done so as the cos of well it is written as sorry sine of A plus the
minimum deviation angle over 2 divided by sin of a over 2। अब यहाँ पे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद बताया गया है, इज इक्वल टू cot of a over 2। so this is written as cot of a over 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब sin of a plus minimum deviation over 2 should be equal to this term times this. This is cos of a over 2. Now if you use some trigonometric knowledge, maybe you know this happens when this term, the argument of the sine function a plus minimum deviation over 2 plus the argument of the cos function a over 2 is equal to pi over 2। तो यहां से a over 2 plus a over 2 a के इक्वल होगा, then delta minimum should well be over 2 should well be equal to pi over 2 minus a। तो ये जो 2 multiply होगा, this will give you delta minimum should be equal to pi minus 2a। एंड यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो सेकंड ऑप्शन है पाई माइनस 2 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 11th। in an adiabatic process on a gas P proportional to T cube, find gamma of the gas। तो यहाँ पे अगर P proportional to T cube बताया गया, if you use the ideal gas equation, well you know that this will give you nRT over V is proportional to T cube, and that is कि nR is basically proportional to Vt square। मतलब Vt square in an adiabatic process इस adiabatic process में constant है। Well that should also mean that T times V per half is also equal to constant, taking the roots both sides of equation, comparing it to the standard relation, that is T V to the power gamma minus 1 equals constant for an adiabatic process। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है, well it is 3 over 2 because well half is equal to gamma minus 1, so gamma is 3 over 2। ये हमारे इस केस में आंसर होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि 3 over 2, दैट इज द आंसर। यहाँ पे अ रिंग एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस रोल्स down a same inclined plane, find ratio of the kinetic energies on reaching bottom starting from rest from the top। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेशन या फिर ट्रांसलेशन की कोई मेंशन नहीं, काइनेटिक मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, well they are going to have the same total kinetic energy by the conservation of energy if they are dropped from the same height, they have the same gravitational potential energy क्योंकि उनके masses भी सेम है। So in which case they are going to have same kinetic energies। तो ये जो प्रॉब्लम है 12th वाला, you know कि यहाँ पे जो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, it is only going to be 1:1। दैट इज हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। In a galvanometer, deflection is 60 degree when flowing electric current is 200 microampere through galvanometer. Then find electric current at pi by 10 radian deflection। We know that the current is directly proportional to deflection, so I1 over I2 should be equal to well theta 1 over theta 2 for the respective deflections। So you basically know that I1 should be equal to I2 theta 1 and theta 2। तो अगर मैंने माना कि ये जो theta 2 and I2 are basically what have already been measured, that is 60 degrees, pi by 3 radians and 200 microamperes। So I1 जो कि हमें theta 1 equals pi by 10 के लिए मेजर करना है, should well be equal to 200 times now this theta 1, the corresponding deflection of this current I1 pi by 10 है, pi से pi कैंसिल हो जाएगा। So this is coming out to be 3 over में यहाँ पे 10 हो गया, इससे ये कैंसिल 60 microamperes। This is the deflection current। तो यहाँ पे 60 microamperes जो थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, 14th प्रॉब्लम राइट हियर। फाइंड रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग surface if intensity of radiation equals 6 times 10 power 6 Weber per meter squared, if per meter squared C equals 3 into 10 power 8 meter per second, refractive index of whole medium in which this event occurring is mu equals 3। तो यहाँ पे बात की गई रेडिएशन प्रेशर फॉर अ परफेक्टली
absorbing surface की. So you know, well, radiation pressure is going to be the force that thing exerts over the area. तो यहाँ पे फोर्स को मैंने चेंज इन वेल मोमेंटम ओवर में टाइम टेकन ले लिया, टाइम्स में एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस टाइम टेकन यू सी राइट हियर. Now what is going to be the change in momentum? It is basically going to be the value of momentum itself, well, magnitude wise actually. Momentum of light beam क्या होगा? It is basically the energy it carries over में the speed with which it is traveling. Well, यहाँ पे since ये एक medium में occur कर रहा है, it is occurring actually in a medium जिसकी एक certain refractive index है, that you know that this isn't C that you see right here. So although you write normally equals PC, यहाँ पे equals PV होगा cause well you know this has certain refractive index. So you can basically write this as E over well delta T times V times A. अब यहाँ पे इसे इंटेंसिटी के साथ अगर हमें रिलेट करना है, यू से E over delta T, well that would be power. यहाँ पे एरिया के साथ it becomes intensity. So this is intensity over well the speed with which it travels. So this is स्पीड किस स्पीड के साथ, वेल सी ओवर म्यू, सो आई म्यू ओवर सी. अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी बताई गई है 6 इंटू 10 पावर 6, सो 6 इंटू 10 पावर 6 इन SI यूनिट्स टाइम्स में म्यू इज 3 ओवर 3 इंटू 10 पावर 8 एंड दिस कैंसल्स आउट, दिस थिंग कैंसल्स आउट दिस. यहाँ पे हमें मिला 6 इंटू 10 पावर माइनस 2. Well, we are calculating radiation pressure Newton per square meter. So if we see our options, the option number 4th is 0.06 Newton per meter square. That is this fourth option is our correct option. तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से बोर्ड को फिल कर दिया. That we are just going to pause the video. Alright, and now we are back once again. अब हम लोग अपना 15th problem देखते हैं. Another assertion reason, a rod is stretched by two equal forces from both sides. When force is removed, the rod gains its original configuration. Reason this happens due to elastic property of the rod. तो यहाँ पे clearly देखते हैं कि हमारे दोनों statements correct हैं. तो इसमें जो third option है, both assertion and reason are true. That is the correct option right here. Next problem, 15th here. Next problem, two bodies having mass 4 kg and 5 kg having same kinetic energy, find the ratio of the linear momentum. तो यहाँ पे clearly हमें पता है when kinetic energies and momentum कैसे relate होते हैं. kinetic energy is equal to momentum, linear momentum squared over 2m. So when they have the same kinetic energies, you know that p1 square over m1 should equal p2 square over m2. You find out कि P1 over P2 का रूट, well P1 square over P2 का स्क्वायर का रूट, that is root of M1 over M2 is the ratio of the linear momenta, which is basically the square root of 4 over में 5. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. that is option number 2, root of 4 over 5. Then we can move on to next problem. We have had some problem with numberings. अब हम लोग 17th प्रॉब्लम देखते हैं. अ पार्टिकल मूव्स 80 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड इन फ्री फॉल कंडीशन, देन एंड फाइंड डिस्टेंस कवर्ड 2 सेकेंड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. तो यहाँ पे एक बताया गया एक पार्टिकल बेसिकली फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल है एंड 80 मीटर कवर करते हैं लास्ट 2 सेकेंड्स, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड 2 सेकेंड्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लेट्स से t सेकेंड, वेयर t इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू फॉल द एंटायर मे बी बिल्डिंग यू कैन से. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t सेकेंड इज डिस्टेंस इन t सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस इन t minus 1. Distance in traveled in t minus 1 second is distance in t minus 1 minus distance in t minus 2. You add the two equations and you find distance traveled in t plus distance traveled in t minus 1 second, which is well 80 meter considering the last 2 seconds. So this is basically equal to st minus 2 क्योंकि ये दोनों terms cancel हो गए, and this is equal to 80 meters. Now you can basically write that this is half g t square minus half g
t plus 2 का स्क्वेयर, सॉरी t minus 2 का स्क्वेयर, and you can say that well this is as you know equal to 80 हाफ जी टी स्क्वेयर से यहाँ का जो हाफ जी टी स्क्वेयर टर्म होगा ये कैंसिल हो जाएगा। बचे कौन से टर्म्स, बचा एक टर्म वेल जो 2 टाइम्स टी टाइम्स 2 यहाँ पे होगा, मतलब 4 जी टी यहाँ पे टर्म आएगा and यहाँ पे divided by 2 and it will be actually negative but the negative sign cancels out from here so it becomes 2gt and फिर एक और माइनस में टर्म आ जाएगा that will be equal to well 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई में 2 हो गया यहाँ पे 2 so माइनस में 2 यहाँ पे g हो जाएगा and that is equal to well 80 so here we find that this basically cancels out 40 times कि t minus 1 should be equal to 40 by g को मैंने 10 लिया which is 4 मतलब t equals 5 seconds. This is the total time taken by that object to fall through this entire maybe building. तब we have been asked to here find distance covered 2 seconds before striking the ground from initial point. मतलब distance covered in 3 seconds. Right, so you can find distance covered in 3 seconds is half into 10 into में 3 का स्क्वायर 9 and that is 45 meters. and यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 45 meters, that is our correct option. नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, so it is 18th problem. A simple pendulum has same acceleration at lower position, mean position and at extreme position. Find its angular amplitude. तो एक हमारे पास simple pendulum है and well it is basically like this is the mean position, ये extreme position है. यहाँ पे इसके पास एक centripetal acceleration as it moves with velocity v right here. ये centripetal acceleration is given by v square by the length of the string L. So this should equal the acceleration at this extreme position, जो कि क्या होगा for extreme position जो angular amplitude है हमारी theta naught, ये हमारा जो acceleration it is g sin theta naught, it equals g sin theta naught. उसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, कंसिडरिंग दिस टू बी द जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट. सो आई राइट दैट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम टाइम्स जी टाइम्स ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये हाइट का डिफरेंस क्या है, दिस इज एल. वेल यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो लेंथ है दिस लेंथ माइनस में दिस लेंथ, it can be written as L times 1 minus cos of theta naught, right? So ऐसे मैंने लिख दिया टाइम्स में L 1 minus cos of theta naught. Cancel out m from both sides of the equations and you say that v square is equal to 2gl 1 minus cos of theta naught. And फिर यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि you can write this as 2gl 1 minus cos of थीटा नॉट ओवर में एल किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड इक्वल जी साइन थीटा नॉट. जी को दोनों साइड ऑफ इक्वेशन से कैंसिल कर दिया, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इक्वल साइन थीटा नॉट. वेल दैट अपेरेंटली मींस दैट tan ऑफ थीटा नॉट बाय 2 एक्चुअल में हाफ के इक्वल होता है, विच वुड गिव यू द रिजल्ट दैट थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 times tan inverse of half. This is your angular amplitude. And यहाँ पे जो हम options अगर हमारे चेक करें, so this is हमारा 2 times tan inverse of half, that is first option correct option होगा. Moving on to next problem देखा जाए, so it is 19th problem and this is there exists a uniform electric field of 20 I cap Newton per coulomb, a dipole moment of mod vector p equals 15 centimeters. So I think it means to say coulomb as well is placed at angle 30 degree with electric field. Torque on dipole is, so torque on an electric dipole we know is given by
वेक्टर पीस डाइपोल मोमेंट क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, बिकॉज ऑप्शंस आर ओनली मैग्नीट्यूड वाइज। तो दिस कैन बी रिटन एज P टाइम्स E टाइम्स द साइन ऑफ देयर एंगल। P क्या बताया गया है? P is given to be 15 कूलम सेंटीमीटर। सो लेट्स जस्ट वर्क आउट थिंग्स इन सेंटीमीटर्स ओनली। तो इससे लिखा जा सकता है 15 टाइम्स 20 टाइम्स साइन ऑफ 30, दैट इज हाफ, विच इज 150 न्यूटन सेंटीमीटर। That is the third option is the correct option. Next जो प्रॉब्लम है, this can be this 20th problem. This is find electric potential at the surface of a nucleus Z equals 50, मतलब the number of protons in it, of radius 9 times 10 power minus 13 meters. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा K Q by R can be written as 9 into 10 power 9 into में 50 protons, so 50 into 10 power 50 into 1.6 into 10 power minus 19 over this radius of the nucleus 9 into 10 power minus 13, 9 cancels out। यहाँ पे ये जो हम लोग नेक्स्ट चीज कर सकते हैं, इट कैन बी दैट 10 पावर माइनस 13 से 10 पावर माइनस 19 कैंसिल आउट कर दिए। हाउ मेनी टाइम्स? 10 power, well it is minus 6 times. So this can be, you can basically say this can be written as 10 power minus 10 power 9 into 10 power minus 6 is 10 power 3 into 50 into 1.6। अब ये 5 times 6 होता है बेसिकली 30, so I am taking, मैं इसका एक जीरो यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज 10 power 4, अब ये सिर्फ 5 हो गया, 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 1 are 5 3 8, so 8 into 10 पे पावर 4 हमारा हो गया, and that is volts, so many volts you have there। तो यहाँ पे 8 into 10 पे पावर 4 वोल्ट हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, so that is pretty great in magnitude, you can see 8 into 10 power 4 volt is the electric potential at the surface of the nucleus। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, this is if primary side of a transformer is connected with 230 volt 50 hertz AC supply and the ratio of number of turns of primary to the secondary winding is 10 to 1, local resistance at secondary coil is 46 ohm, then power output at load resistance is, well यहाँ पे प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड की जो विंडिंग की गई है इसका रेशियो हमें बताया गया है, लेट्स कॉल इट N1 is to be N2 is equal to 10 over 1। इसका मतलब मैं अब लिख सकता हूं, सिंस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल राइट, लोकल रेजिस्टेंस बताया गया है, पोटेंशियल जो हमें है, दिस हैज बीन टोल्ड द well voltage, let's call it because we are mainly concerned with potential difference, right। प्राइमरी साइड का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी बताया गया, इट इज V1 is equal to how much? It is 230 volt। So let's write that V1 over V2 is equal to N1 over N2, which is well 1 over 10 we can see right here। मतलब आप लिख सकते हो that V2 has to be equal to well V1 over 10 मतलब 23 volt, and that should basically give you what you are required to find the power output at low resistance। So this should be equal to V2 square over the resistance of load, so that is 23 times 23 over this resistance you have been asked, this is 23 into 23, that is over 46, इसे 2 times में 23 divided by 2 is 11.5 watts। This is our final answer। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हमें दिख रहा है 11.5 वॉट्स, वो हमारा फाइनल ऑप्शन फॉर दिस वन होगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन assertion, reason assertion, a point charge moving along an equipotential surface, then work done by electric force is 0, reason electric field lines are perpendicular to equipotential surface। तो ये हमें क्लियरली राइट दिख रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, दे आर वेल परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से जो वर्क होगा व्हेन अ चार्ज विल मूव अलोंग दिस, वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज विल द फोर्स विल बी एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस, एंड अगर ये सरफेस में मूव करता है सो इट्स ऑल द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट्स विल बी अलोंग द सरफेस। सो इस प्रॉब्लम का अगर देखें,
दिस इज द 22nd प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड अनदर open organ pipe has length 350 centimeter. Both are vibrating in fundamental mode. If value of beat frequency is 7 hertz, find speed of sound. तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल मोड बताए गए, दोनों फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी भी बताई गई अलॉन्ग साइड द लेंथ्स। तो इस क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन देखा जाए, दिस शुड वेल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड divided by 4 times its length, so it is L1 for the closed pipe. For an open pipe, this is represented as V over 2 times well L2, the different length. तो इनकी beat frequency है how much 7 hertz. So I can subtract this and this. I can write कि V हम लोग लिख सकते हैं टाइम्स में हो गया 1 over 4L1 minus 1 over 2L2 इक्वल होना चाहिए टू F1 minus F2 the beat frequency 7 hertz and L1 and L2 are given as 150 centimeter मतलब 1.5 meter and 3.5 meter. So that basically tells V times में 1 over 4 into में 1.5 minus 1 over 2 into 3.5 is equal to 7. इसका मतलब V equals, well here you can have 4 into 1.5 कितना होता है, this is equal to 6, so 1 over 6 minus 1 over 7 ये इक्वल हो जाना चाहिए 7 टाइम्स में किसके, well it should equal 6 times 7 is 42, 7 times 42 के 7 2s are 14, 4 1 carry, 7 4s are 28, 1 29, so many meter per second। मैंने ऑलरेडी इन लेंथ्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, and well the frequencies were registered in hertz, so that corresponds to seconds or actually second inverse। तो 294 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमारा बेसिकली जो सेकंड ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन टू ऑल दिस। इनफैक्ट एक प्रॉब्लम यहाँ पे बचता है विच वी हैडंट सॉल्व्ड, हम लोगों ने छोड़ दिया था। सो एक्चुअली आफ्टर अ पॉज आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम आल्सो एंड देन ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन हम लोगों ने एरर किया था, लेट्स just get back to this problem। 9th जो question था, this is की in a series LCR circuit where coefficient of self induction L equals 100 over pi millihenry, capacitance C equals 10 power minus 3 over pi farad and resistance R equals 10 ohmega। Find power factor for given circuit approximately। यहाँ पे जो हमसे मिस्टेक हुई थी, वी डिडंट एक्चुअली, एज आई सेड, हम लोग की कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन और एटलीस्ट व्हाइल सॉल्विंग इट, सिंस ये जो स्क्रीन है ये इतनी बेसिकली, यहाँ पे आप देखो द टेक्स्ट दैट इज रिटन ऑन द स्क्रीन ये इतना छोटा है दैट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई कंसिडर्ड इट 100 over pi Henry, since well it is mH written right here, but I only considered it H Henry instead of millihenry, जिसके वजह से we were giving such enormous results for the inductive reactance। फिर से इसे solve करते हैं। We found omega, well omega is 1 over the square root of LC, right? अब यहाँ पे L क्या है, let me just write the values here so that we don't make such mistakes again। 100 over pi millihenry, right? अब इस चीज को कन्वर्ट कर दिया जाए, so it is 100 into में 10 पे पावर minus 3 over pi henries, right? अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, this is equal to 10 power minus 3 over pi farad and the resistance is 10 ohmega। So this angular frequency is 1 over square root of LC, जहां पे L and C को मल्टीप्लाई करें, so clearly saying that this is something like 100 over में pi टाइम्स में 100 over में pi हो गया, टाइम्स में यहाँ पे एक 10 power minus 3 है, टाइम्स में आपका क्या हो गया 10 power minus 3 over pi। So getting something like over में pi का स्क्वायर हो गया, and then here it is 10 power minus 3 times 10 power minus 3 which is 10 power minus 6 times में 100, so it is 10 पे power minus 4।
सो इट इज 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ LC, पाई ऊपर आ जाएगा, ओवर में द स्क्वायर रूट ऑफ 10 पे पावर -4 हो जाएगा विच इज ओनली 10 पावर -2. तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब हम लोग अपना XC इवैल्यूएट करें, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो इट इज 1 ओवर ओमेगा C which is basically 1 over ओमेगा which is 100 पाई टाइम्स में C. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 10 पे पावर -3. दिस अगेन कम्स आउट सेम वैल्यू एज प्रीवियस 10 ओमेगा जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. XL में वी वर परफॉर्मिंग मिस्टेक्स. दिस इज ओमेगा L. ओमेगा क्या है हमारा 100 पाई मल्टीप्लाई किससे हुआ L से, दैट इज 100 इंटू 10 पे पावर -3 ओवर पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाते हैं. 100 टाइम्स 100 10 पे पावर 4 हो गया इंटू 10 पावर -3 एंड दिस इज ओनली 10 ओमेगा. सो दिस इज अ परफेक्ट वैल्यू इंडीड. तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो इम्पिडेंस होता है इसे डिफाइन किया जाता है एज द स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. और आई थिंक द अदर वे अराउंड बट इट रियली डजंट मैटर क्योंकि स्क्वायर हो रहा है सो द नेगेटिव वैल्यूज डोंट गिव एनीथिंग. तो यहाँ पे सिंस XL एंड XC इक्वल है इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज ओनली इक्वल टू R. एंड जब इम्पिडेंस वेल रेजिस्टेंस के इक्वल है सिंस पावर फैक्टर को डिफाइन किया जाता है एज वेल द रेजिस्टेंस ओवर द इम्पिडेंस एंड दे आर इक्वल, मतलब दिस इज ओनली इक्वल टू 1. सो हियर द पावर फैक्टर की जो वैल्यू है हमारी 1 के इक्वल आती है एंड दैट इज हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त इस छोटी सी चीज में सिंस द टेक्स्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन इज रियली सो स्मॉल तो इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया जिसकी वजह से वी आर मेकिंग ब्लंडर्स इन कैलकुलेशंस. बट दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस.